हेलो स्टूडेंट्स, जो चीज़ आज हम लोग पिक करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था आपसे, स्पेशली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को, कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, मीन्स लाइक एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज वो समय आ गया कि फर्स्ट चैप्टर के एंड होने के बाद अब अपने आप को थोड़ा ब्रशअप कर लिया जाए। जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, वॉज दैट सफिशिएंट और इट रिक्वायर्स मोर? जो हम लोगों ने बेसिक देखा, क्या दैट वॉज सफिशिएंट? जी हाँ, दैट वॉज मोर देन सफिशिएंट, और उसका प्रूफ आज आपको मिलेगा। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पर, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में जितने क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, we'll try to solve that in the very next session. Okay, let's start. पहला क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है, देख सकते हैं। Which of these is not an objective of cost accounting? कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है इनमें से, वो आप बताइए। पहला, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। इनमें से जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है उसे आपको बताना है। पहला दिया हुआ है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सर, ये तो कॉस्ट का ऑब्जेक्ट है टू फाइंड आउट द कॉस्ट। हमने आपको 5 ऑब्जेक्ट बताए थे। कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। तो पहला तो सर कॉस्ट का ऑब्जेक्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी कॉस्ट का ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन भी आपका कॉस्ट का ऑब्जेक्ट है। बच्चा फोर्थ, 99.99% चांसेस हो गई थी यही आपका आंसर होगा कि ये आपका कॉस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग। ओके, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स मैटर है सर। असिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू टेक द डिसीजन मेकिंग। तो शेयर होल्डर को हम इस लायक नहीं बनाने की कोशिश करते कि वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें। This is your fourth. Decision making for internal management. Management will be able to take decision. अपने बिजनेस के लिए मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। दैट वॉज द फिफ्थ वन ऑब्जेक्ट, बट नॉट फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के पॉइंट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी हम एज अ कंपनी, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचते हैं, तब जाकर बात बनती है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन सा? फोर्थ वन। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन सा? फोर्थ वन। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, दैट वाज ओके, बस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट। जब हमने फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट मीन्स कॉस्ट विच रिमाइंस कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, अप टू अ 100% लिमिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उस ऑपरेटिंग लेवल की एक्टिविटी तक वो क्या रहता है? 100% फिक्स रहता है। ये मैंने आप लोगों को फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन बताई। अब इसमें बताना है आपको फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट। अब 4 आंसर दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक सही होगा। पहला, विच चेंजेस इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन आउटपुट। जब मैंने फिक्स कॉस्ट बताया था तो उसमें बताया था फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है, पर यूनिट चेंज होती है। तो विच चेंजेस इन टोटल इन प्रोपोर्शन, ना टोटल में कैसे चेंज हो जाएगा, ना विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली ना हो तो सेमी वेरिएबल होता है। विच डू नॉट चेंज इन टोटल, यस, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यस, डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट, बिल्कुल यस। लगा दो तीसरे पर निशान, फोर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फिक्स कॉस्ट। जो टोटल में फिक्स रहती है, ऑब्जेक्ट आपके आउटपुट भले ही कितने चेंजेस प्लस या माइनस हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। फोर्थ पढ़ लेते हैं। विच रिमाइंड सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, गलत है ना, पर यूनिट तो ये चेंज होती है। जरा पेज पलट कर देखो। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 3, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, अरे भाई अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जिस पर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। अब आगे लिखा है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच स्पेस, अब स्पेस को आपको फिलअप करना है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच, फुल मतलब स्पेस, कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग।
अब नीचे जो आंसर दिया है उस फुल स्टॉप जो स्पेस दिया है फिल इन द ब्लैंक्स उसमें हमने आंसर नंबर 1 रख दिया है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही है। दूसरा विच कैन बी इन्फ्लुएंस नहीं किया जिसका, विच मे और मे नॉट पॉसिबल नहीं है, मस्ट नॉट, कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, बिल्कुल सही है। तीसरे का आंसर है आपका ए, और ये हमने आपको थ्योरी पढ़ाते समय ही बता दिया था। देखो ना, जो आपने वहाँ बेसिक किया था दैट वॉज 100% ट्रू ओवर हियर। If we did that things honestly, then I don't think so that these question will be tough to you. Is it okay na? Yes sir. Question number 4. Element of cost of a product are. किसी प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉस्ट के टाइप्स जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय टाइप्स ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया था एलिमेंट्स के बेसिस पर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फोर्थ है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। यस सर, फोर्थ ऑप्शन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, चारों। फोर्थ आंसर नंबर 4 का 4 डी। क्वेश्चन नंबर 5, एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट वो होता है जो नॉर्मली हैपन नहीं होता, जो नॉर्मल के बियॉन्ड होता है। नॉर्मल लॉस या नॉर्मल कॉस्ट वो होता है जो नॉर्मली इनकर होती है, बट एबनॉर्मल कॉस्ट इज नॉट एन नॉर्मल कॉस्ट। ऐसे समय में एबनॉर्मल कॉस्ट लगता है जहां पर हमारा नॉर्मल कॉस्ट के बाहर चला जाए, अब किसी भी रीजन के साथ हो, लेकिन हमारा नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर जो कॉस्ट लगेगा दैट इज आवर एबनॉर्मल कॉस्ट। कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ना एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी नॉर्मल आउटपुट पर तो नहीं लगता। कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने कहा इस पेन पर 10 रुपये लगना चाहिए, गिवन आउटपुट है, लेकिन लग गया 11 रुपये, 1 रुपये एबनॉर्मल कॉस्ट है। इज इट क्लियर? ये आंसर सही दिखता है। एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल सही है। एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट क्या, 1000 यूनिट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट है। गिवन लेवल ऑफ आउटपुट 1000 यूनिट्स का आउटपुट, जिस पर सोचा नहीं था 1000 यूनिट्स पर ये कॉस्ट लगेगी, लग गई। मैंने सोचा ये पेन बनेंगी 1000 यूनिट्स बनेंगी 10,000 रुपये में, लेकिन बनी 1000 यूनिट्स 12,000 रुपये में। तो 2000 जो हमने सोचा नहीं था गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, उस पर लग गया। हमें लगता है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बट देख लेते हैं। तीसरा हो सकता है कॉस्ट विच इज चार्ज टू कस्टमर। ना, एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कस्टमर से चार्ज नहीं की जाती। दिस इज द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड बाय इटसेल्फ और कंपनी। ये कंपनी का अपना लॉस है। मान लो मुझे इस पेन को बनाना है और इस पेन को बनाते समय मैंने सोचा 10 रुपये लगेगा और आज तक 10 रुपये लगते आया था। अचानक लाइट गुल हो गई, लाइट चली गई, लाइट मशीन ब्रेकडाउन हो गई और मशीन पर खर्च हो गया 5 रुपये। अब कोई कस्टमर मेरे पास आया, कहता है पेन दे दो, तो मैं कहूँगा देखो ये वाली पेन खरीदोगे 15 रुपये में, ये वाली पेन खरीदोगे 10 रुपये में। वो पूछेगा भाई इस 15 रुपये में क्या अच्छी चीज़ है? मैं कहूँगा देखो जब ये 15 रुपये वाली पेन बन रही थी ना तो लाइट चली गई थी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई इस पेन पर, तो हम वो तुमसे वसूलेंगे। क्या कस्टमर कहेगा भैया तू इस पेन को अपने पास रख, हमें ये पेन दे दे? तो एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी हम लोग कस्टमर से तो चार्ज नहीं कर सकते, तो वैसे ही आंसर गलत है। कॉस्ट विच इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने कहा ना जब इस पर चार्ज ही नहीं कर सकते कस्टमर से तो टोटल कॉस्ट पे भी शामिल नहीं होगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स। मैंने आपको बताया है कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है कि ऐसी कॉस्ट, अगर नहीं बताया तो ढंग से सुन लें। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करे। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है ये हमारी होती है कन्वर्जन कॉस्ट। किस चीज़ को कन्वर्ट कर रही है? रॉ मटेरियल को। किस में कन्वर्ट कर रही है? फिनिश्ड गुड्स में। तो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कोई सामान कब बनता है? जब उस पर लेबर और ओवरहेड लग जाए, लेबर प्लस ओवरहेड यानी एक्सपेंसेस। तो ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है। देखते हैं आंसर क्या है। अब आता है रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल WIP, ना रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, यस रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। दिस इज आवर आंसर, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हो रहा है ना जल्दी जल्दी, समझ में आ भी रहा है ना, बेस अपना मजबूत किए रहना। संक कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। अब संक कॉस्ट मैंने बता दिया, संक कॉस्ट ऑफ बेसिकली इनकोर्ड कॉस्ट एंड डजंट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर डिसीजन मेकिंग पर्पजेस। इज इट क्लियर? जी सर। तो संक कॉस्ट आर रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठेंगा। संक कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ओके, बिल्कुल सही है। तीसरा कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। अरे भैया संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट है, अब इसका कुछ हला भला होने वाला नहीं है, इस पर कोई डिसीजन होने वाला नहीं। फ्यूचर कॉस्ट गलत बात। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8,
डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अप्लाइड इन द केस ऑफ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में कौन सा? नर्सिंग होम आपको सर्विसेज देता है, नर्सिंग होम आपको सर्विसेज देता है, बस ऑपरेटर आपको बस की फैसिलिटी यानी सर्विस देता है, एक डॉक्टर आपको सर्विसेज देता है, एक लॉयर और एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सर्विसेज देता है, एक टीचर आपको सर्विसेज देता है। तो जितनी भी सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक तरह से सर्विसेज दे रही है, जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबके लिए एक कॉस्टिंग लगती है, दैट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जब हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम इन लोगों की भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो सिस्टम है दैट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आंसर नीचे दिया हुआ है ए, 11 का ए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो जितनी भी सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर के लिए हम लोग जो कॉस्टिंग यूज करते हैं दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखें। डिस्क्राइब द कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू द बाइसिकल इंडस्ट्री। जो हमारी साइकिल बनाने वाली इंडस्ट्री है, साइकिल बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसके लिए बाइसिकल के लिए कौन सा आप कॉस्ट यूनिट यूज करोगे? कॉस्ट यूनिट का मतलब जब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, ईंटों की, तो हम कहते हैं ब्रिक्स, एक ईंट लेने नहीं जाते, वी आर जस्ट टॉकिंग एट दैट टाइम पर 1000 ब्रिक्स, पर 1000 ब्रिक्स। जब हम गेहूं वगैरह की बात करते हैं, फ्लोर्स वगैरह की बात करते हैं, वीट वगैरह की बात करते हैं, तो उस समय पर टन पर क्विंटल की बात होती है, पर टन पर क्विंटल की बात होती है। ऑयल वगैरह की बात करते हैं तो पर लीटर पर बैरल की बात होती है। पर लीटर या तो बात करोगे, पर टन की बात करोगे, या पर बैरल की बात करेंगे, यही तो करेंगे। इसी तरह जब केलों की बात होती है तो पर डजन की बात होती है, पेन की बात होती है तो पर ग्रूस की बात होती है, यानी वहाँ पर एक एक यूनिट की बात नहीं होती इस तरह से। इज इट क्लियर? तो उसी तरह से अब हमें बताएं बाइसिकल के लिए कौन सा यूनिट लगेगा। पर पार्ट ऑफ बाइसिकल ना, हैंडल का अलग, पैडल का अलग, चेयर का अलग, टायर का अलग, ट्यूब का अलग, रिम का अलग, चेन का अलग, पैडल का अलग, ना 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 ना, पूरी साइकिल की बात करो, पर बाइसिकल। आंसर नंबर बी, पर बाइसिकल की बात होती है। बाइसिकल इंडस्ट्री में पर बाइसिकल की बात होती है, पर टन बाइसिकल नहीं होती, पर डे बाइसिकल नहीं होती, पर बाइसिकल पर बात होती है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ हिस्टोरिक डेटा। ना, फ्यूचरिस्टिक डेटा के बारे में भी बात करता है ज़्यादा से ज़्यादा, हिस्टोरिकल डेटा कभी कभी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक डेटा ज़्यादा से ज़्यादा। तो केवल हिस्टोरिक डेटा ना। हैज़ फ्यूचरिस्टिक इन अप्रोच, यस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, लेकिन पास्ट को भी बेस्ड बोथ ए एंड बी। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का फीचर क्या होता है? ये पेन बन रहा है, ये पेन 10,000 के एक लॉट में बनती हैं, तो हम कहेंगे ये बैच है हमारा या ये जॉब है। जैसे आप दवाएं लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं, तो मेडिसिन की जो स्ट्रिप होती है उसको आप जरा ढंग से देखें तो लिखा होगा बैच नंबर। जब आप फिनाइल का एक बॉटल लेने जाते हैं तो फिनाइल पर भी लिखा होगा लॉट नंबर या बैच नंबर, ठीक है ना। तो बैच का मतलब एक ग्रुप में सामान बनता है, पर 1000, पर 10,000। जब मैन्युफैक्चर होता है तो एक मेडिसिन नहीं निकलती, क्रोसिन की एक दवा नहीं निकलेगी, एक गोली की बात नहीं करेंगे। एट दैट आई विल टॉक अबाउट द 1 lakhs यूनिट्स ऑफ अ क्रोसिन और मेडिसिन। तो वहाँ पर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हो गया फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। सिंगल ऑर्डर, जॉब कॉस्टिंग में सिंगल ऑर्डर, ठीक है। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ हमने कोई काम जॉब पे लिया, आपने हमको कोई काम जॉब पे दिया, तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सिंगल ऑर्डर भी हो सकता है। सिंगल ऑर्डर और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क क्या है? सिंगल ऑर्डर का मतलब है कि एक ही ऑर्डर मिलेगा। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में हर 3-3 महीने पर हमको ऑलरेडी एक ऑर्डर दिया हुआ है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में कई ऑर्डर्स हो सकते हैं और सिंगल ऑर्डर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल ऑर्डर का, और एक सिंगल ऑर्डर में कई कॉन्ट्रैक्ट आपको दिए जा सकते हैं, कई ऑर्डर्स आपको दिए जा सकते हैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में। एवरी जॉब इज कॉस्ट यूनिट्स इटसेल्फ। एवरी जॉब इज, हाँ हर एक जॉब मेरे लिए एक अलग से कॉस्ट यूनिट है, इसकी तुम्हारी कॉस्ट इतनी, तुम्हारी कॉस्ट इतनी, तुम्हारी कॉस्ट इतनी, ये लॉट्स हैं, इनकी कॉस्ट इतनी इतनी। ऑल ऑफ द अबव, यस सर। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग हैज डू नॉट हैव एनी रोल। इनमें कॉस्ट अकाउंटिंग का किसमें रोल नहीं है? प्राइस फिक्सेशन में नहीं, प्राइस तो फिक्स करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं, प्राइस कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, जल्दी कलेक्ट करनी है, बाद में पेंट्रेशन प्राइसिंग होती है, स्कीमिंग प्राइसिंग होती है। जब आप लोग एडवांस चलेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग प्राइस फिक्सेशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मैंने बताया टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। प्राइस फिक्सेशन में हमारा रोल है कॉस्ट का। इन्वेंट्री कंट्रोल, यस इस पहले चैप्टर के बाद हम लोग मटेरियल कॉस्ट पढ़ेंगे भाई,
उसमें हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल देखेंगे, फीफो लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इन्वेंट्री कंट्रोल देखेंगे, एबीसी एनालिसिस वगैरह। सर्विस सेक्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सर्विस सेक्टर भी हमारा कॉस्ट का हिस्सा होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नाम लिया थोड़ी देर पहले। प्राइस अर्निंग, ओ आप कितना अर्न करोगे उससे कोई लेना देना नहीं है। प्राइस अर्निंग, प्राइस अर्निंग, प्राइस अर्निंग, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। कितना हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कमाएंगे दैट इज ओके, बट व्हाट एक्चुअली वी विल अर्न, एक्चुअली अर्निंग, वो हम लोग इसमें नहीं देखते। इस पर्टिकुलर जॉब में, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, इस पर्टिकुलर काम में हम कितना कमाएंगे दैट इज ओके अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। लेकिन हम नेट कितना कमाएंगे आपके दूसरे तीसरे खर्चे छोड़ करके, दैट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड ओवर हेयर। तो आंसर नंबर डी 60, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, डैश इज फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, डैश, अब क्वेश्चन मार्क्स मान लो, अब इसके आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। लिखा है इस फॉर्म ऑफ, अब आंसर नंबर हम 1 ऑप्शन जो रख देते हैं, बैच कॉस्टिंग इज फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकिंग एज पर कस्टमर स्पेसिफिक। बैच कॉस्टिंग, हमको फिनाइल का काम करना है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया फिनाइल मैंने निकाला, गोलियां निकाली मेडिसिन की, तो क्या बैच, क्या कस्टमर कहेगा मेरे लिए गोलियां निकालो तब निकालोगे ना, हम कहेंगे एक बार में 1 लाख गोलियां निकली, ये एक बैच, दूसरे बार में 1 लाख गोलियां निकली, बैच नंबर 2। अब इसको कोई कस्टमर ले रहा है, इसको कोई कस्टमर कर ले रहा है, इसमें से कुछ ले रहा है, इसमें से ले रहा है, कहीं कहाँ जा रहा है, आप एक गोली खा रहे हो, कोई दूसरा गोली खा रहा है, उससे लेना देना नहीं। लेकिन जब आप स्ट्रिप खरीदोगे तो उस पर लिखा रहेगा बैच नंबर 1। हो सकता है दूसरा आप स्ट्रिप लो तो उसमें लिखा रहे बैच नंबर 3, यूज तो आप ही कर रहे हो, तो कस्टमर स्पेसिफिक नहीं होता बैच। मैं फिर बोलता हूँ, तो बैच कॉस्टिंग इज फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, ना ना ना। ऑपरेशन कॉस्टिंग, ना ना ना। जॉब कॉस्टिंग, यस, जॉब कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफिक, कस्टमर स्पेसिफिक जॉब कॉस्टिंग। आप मेरा ये काम कर दो, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दिस जॉब, तो जॉब कॉस्टिंग इज अ कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन अ फैक्ट्री इज, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या है वो, प्रॉफिट सेंटर है ना। मैं ये 2 चीज़ें बनाता हूँ, ये देखो, ये 2, अब ये दोनों प्रोडक्ट हम बनाते हैं। अब ये बताना, ये दोनों मेरे कानपुर में भी बनते हैं और दिल्ली में भी बनते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट सेंटर, तो मैंने कानपुर वाले से कहा तेरे ऊपर 10 लाख रुपए लगाए हैं तो मुझे 2 लाख रुपए देगा। दिल्ली वाले से मैंने बोला तूने मैंने तेरे ऊपर 50 लाख लगाए हैं तो मुझे 10 लाख रुपए देगा। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर, यानी इन्वेस्टमेंट बेसिस पर हम पैसों को वसूलते हैं। क्या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इस तरह से काम करता है? नहीं सर, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो कुछ और काम करता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कानपुर में भी काम करेगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट दिल्ली में भी काम करेगा। हो सकता है दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए हमने मुरादाबाद या बरेली में एक ब्रांच डाल दी जो सर्विस देने का काम कर रहा है, यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कानपुर और दिल्ली को सर्विस देने का काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें सर्विस, यस, आंसर नंबर 4 सर्विस सेंटर है। ना तो ये प्रॉफिट सेंटर है ना कॉस्ट ड्राइवर है, ये हमारा सर्विस सेंटर है, ये हमारा सर्विस सेंटर है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो जब हम ओवरहेड अकाउंटिंग पढ़ेंगे 3rd चैप्टर मटेरियल लेबर एंड आफ्टर दैट ओवरहेड, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो इट ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग इज जनरली अडॉप्टेड बाय केमिकल इंडस्ट्री। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है? कोई भी काम जो कई टुकड़ों में किया जाता है दैट इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। यहां से सामान बनना शुरू हुआ, यहां तक बना, ये बन गया यहां तक, दिस इज द फिनिश्ड गुड्स फॉर दिस प्रोसेस। आफ्टर दैट अगेन द वर्क विल बी डन ऑन दिस वन स्टेज। ये कुछ इस स्टेज तक पहुंचा, ये प्रोसेस नंबर 2 हो गया। लेकिन जो इनपुट था, अब यहाँ जो आउटपुट था यहाँ इनपुट का काम करेगा, जो वहाँ फिनिश गुड्स था अब यहाँ रॉ मटेरियल बन गया। फिर इस प्रोसेस नंबर 2 का जो आउटपुट होगा फिनिश गुड्स होगा, प्रोसेस नंबर 3 के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो ए से शुरू हुआ Z तक काम हुआ, यानी कि एक लाइन से काम आगे बढ़ता गया, पीछे काम कंप्लीट होता गया। लेकिन हर एक काम को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया और सिक्वेंस में डिवाइड किया, इसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो केमिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है। केमिकल जो रिफाइंड होता है बड़े सिस्टमैटिक वे में रिफाइंड होता है। प्रोसेस नंबर ये पूरा हो गया, अब जरा प्रोसेस नंबर 2 करो। प्रोसेस नंबर 2 हो गया, चलो प्रोसेस नंबर 3 करो।
ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगा केमिकल में। ऑयल रिफाइनरीज अभी बताया, सोप मैन्युफैक्चरिंग इसी तरह होता है, प्रोसेस कई प्रोसेस से गुजर करके एक प्रोसेस। अब आपको अगर खाना बनाना है, रोटियां बनानी है, तो उसका प्रोसेस क्या है भाई? गेहूं लो, गेहूं को तवे पर रख दो, सेक लो, उसके बाद उसको आटा चक्की में पिसवा कर खा लो। ऐसे नहीं ना होता, उसका प्रोसेस है। आपने गेहूं लिया, उसको धोया होगा, सुखाया होगा, फिर उसको फ्लोर में कन्वर्ट करवाया होगा, मीन्स पिसवाया होगा मशीन पे या घर पे। उसके बाद उसको पानी डाला होगा, आटा बना होगा गीला, और उसके बाद आपने उसकी रोटियां बनाई होंगी। ऐसे ही तो होता है प्रोसेस। 1 2 3 4, दिस इज द प्रोसेस। अ प्रोसेस कैन नॉट बी ब्रेक्ड इन विद इन, मीन्स इन एट अ मिड पॉइंट द प्रोसेस कैन नॉट बी ब्रेक्ड आउट, द प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूड। इसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ठीक है, ऑल ऑफ द सोप बनाना है, साबुन बनाना है, तो भी एक प्रोसेस लगा करके ही साबुन बनाओगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा मेथड है कॉस्टिंग का विच इज यूज इन लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। सर ये तो हमें मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिज, जो बड़े बड़े काम होते हैं। रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, तो इन सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो लिख दो आंसर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सोचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर आल्सो नोन एज। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी ट्रेसेबल कॉस्ट होती है ना, हम आप लोग को बता चुके हैं। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर आपको बताया तो मैंने बताया इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर डायरेक्ट चार्ज नहीं की जा सके। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कितने रुपए की बिजली यूज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कितने रुपए की चाय पी करके आपको पढ़ाई है, नहीं ट्रेस नहीं कर सकते। दीज आर नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। मैंने कितने रुपए की इंक आपके ऊपर खर्च की, दीज आर नॉट द ट्रेसेबल कॉस्ट भाई। तो ट्रेसेबल कॉस्ट नहीं होती कॉमन कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कॉमन कॉस्ट होता है, हाँ इनडायरेक्ट कॉस्ट कॉमन कॉस्ट। जब आप इस समय पढ़ रहे होंगे, यही कैमरा आप में भी यूज हुआ, यही कैमरा दूसरे में भी बच्चे में यूज हुआ, तीसरा बच्चा भी उसी कैमरे की रिकॉर्डिंग से पढ़ रहा है, फोर्थ बच्चा भी, सिक्स बच्चा भी, 100th बच्चा भी, और वही इंक जो आपके में यूज हुई उसी में यूज हो रही है। जो पंखे की हवा में इस समय एसी की हवा ले रहा हूँ, द सेम एसी की हवा दूसरे बच्चा भी उसी का सुख ले रहा है, हवा आपके पास नहीं जा रही, लेकिन कॉस्ट आप सब में कॉमनली एट्रीब्यूट होगी। कॉमन कॉस्ट, रेंट जो है सब में जाएगा, सैलरी जो है वो सब में जाएगी, दीज आर द कॉमन कॉस्ट। बट अब मैं जो सैलरी देता हूँ रिसेप्शन पे मैनेजर को, तो वो सैलरी क्या आप बता सकते हैं? आपके ऊपर मैंने कितने रुपए की सैलरी खर्च की, दूसरे के ऊपर कितने की सैलरी खर्च की ना, ये बच्चों के ऊपर चार्ज नहीं की जा सकती इंडिविजुअल। दीज आर नॉट द ट्रेसेबल कॉस्ट, दीज आर द कॉमन कॉस्ट बट नॉट अ ट्रेसेबल कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट है सबके लिए कॉस्ट वही है, लेकिन ट्रेसेबल नहीं है किसके ऊपर कितनी, किसके ऊपर कितनी। इम्प्लिसिट कॉस्ट ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए मैंने तो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ना, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इज इट क्लियर? जी सर। संक कॉस्ट ना, ये डूबा हो थोड़ी मैं आपसे वसूल लूंगा, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग कॉमन कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ, बीच में डैश, टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आर, आंसर भरते हैं ऑप्शन नंबर 1 का। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स टू कॉस्ट यूनिट। जब आप लोग ओवरहेड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप हम यहाँ पर आंसर पर टिक कर लें अपॉर्शनमेंट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग अपॉर्शनमेंट करते हैं। इज इट क्लियर? तो आप लोग अभी यहाँ पर आंसर नंबर बी टिक कर दें 18 में। When you will do the study of overhead chapter, at that time automatically in the very first 5 or 10 minutes you will come to know about that. Question number 19, one of the most important technique in cost planning is, cost planning के लिए सबसे important चीज़ क्या है? cost plan करना, cost plan करना, cost plan करना। मुझे cost plan करना है, मुझे इस पेन को बनाना है, मुझे इस पेन को मैन्युफैक्चर करना है, मुझे इसके लिए cost plan करना पड़ेगा। मैं कितनी पेन बनाऊंगा, मुझे कितने का मटेरियल लगेगा, कितने किलो मटेरियल लगेगा, मैं कितनी पेन बेच सकता हूँ, उतनी पेन पर मुझे कितने लेबर चाहिए होंगे। अरे हम बजट की बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं? बजट की बात कर रहे हैं इन टोटालिटी। तो आपका आंसर होगा बजट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन कॉस्ट प्लानिंग इज बजट।
क्वेश्चन नंबर 20, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स इन नेचर। ये आपको अच्छी तरह मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। और जब मैंने आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के बारे में लास्ट क्लास में बताया था तो उसमें क्लियर कर दिया था, जब भी हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं तो फिक्सेशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं, नॉट वेरिएबिलिटी के बेसिस पर। जी सर, ये तो आपने क्लियरली बताया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात जब आएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप बताएं कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ द बेनिफिट्स। जी, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपने बिजनेस में चार्ज कर रहा हूं, किस बेसिस पर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लाऊंगा कि मुझे इससे कितना बेनिफिट मिल सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेनिफिट। आखिर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपने इंस्टीट्यूट में क्यों डालूंगा, मुझे कितना बेनिफिट, मुझे इसके बेनिफिट्स नजर आते हैं, इसी बेसिस पर। तो पहला ठीक है, फॉल्स नहीं है, दैट इज ट्रू। कॉस्टिंग हेल्प्स इन मेकिंग एस्टिमेट्स। अरे हाँ भाई, आपको पहले ही लेक्चर बता दिया गया था कि कॉस्ट में हम लोग फ्यूचर की, पास्ट की तो बात करते हैं लेकिन फ्यूचर की सबसे ज़्यादा डिसीजन, तो फ्यूचर की ठीक है, एस्टिमेट्स मेंटेन करेंगे, बजट बनाएंगे। कॉस्टिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एंड एनहांसिंग एफिशिएंसी। यस, कॉस्टिंग से हमें अपनी एफिशिएंसी की पता चलती है कि हमारे पास कितनी एफिशिएंसी थी, हमने कितनी एफिशिएंसी यूज़ की, हम कितने कम एफिशिएंट काम किए, हम कितने ज़्यादा एफिशिएंट या कैपेसिटी से काम किए। जी, द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टाफ मे नॉट रेजिस्ट टू द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, मैं फिर से पढ़ता हूँ, और शायद यही हमारा फॉल्स है क्योंकि शुरू के 3 सही हो गए ना। द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट का फाइनेंशियल से क्या लेना देना। स्टाफ मे नॉट रेजिस्ट टू द कॉस्टिंग। अरे भाई क्या लेना देना, आप कौन सी बात कर रहे हो, आप कॉस्टिंग की बात कर रहे हो और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टाफ आपको रेजिस्ट यानी रोकेगा नहीं, इससे क्या लेना देना। दिस इज 100% फॉल्स। क्यों रोकेगा भाई। इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 22, इंटरेस्ट पेड ऑन, तो क्वेश्चन नंबर 21 में डी आंसर था, गलत था वो जवाब, मतलब गलत जवाब इन द सेंस फॉल्स स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो इज एग्जांपल ऑफ। कोई हमें ऐसी कॉस्ट बता दो, इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल, हमने अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया, बेसिकली कैश तो गया नहीं, लेकिन कौन सी कॉस्ट है, इम्प्यूटेड कॉस्ट है। बताया था आप लोग को, इम्प्यूटेड कॉस्ट की बाकायदा डेफिनेशन दी थी। दीज आर नॉट द इनकर्ड कॉस्ट बट एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। जरा 2 पेज पलट करके देखो, 1 पेज अपने आप दिख जाएगी। अच्छा, एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट इज वर्क मैनेजर सैलरी। सामने आंसर दिख रहा है, हमको तो दिख ही रहा है, आपको भी दिखना चाहिए, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट तो हमारा फिक्स कॉस्ट नहीं होता, पर यूनिट वेरी करता है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी डिस्प्यूटेड है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डिस्प्यूटेड है। और चार्जेबल एक्सपेंसेस वो हमारी कॉस्ट का पार्ट होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि चार्जेबल एक्सपेंसेस हमारे केवल फिक्स हों, वेरिएबल भी हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, लेकिन वर्क मैनेजर सैलरी तो हमेशा फिक्स ही होगी। तो आंसर नंबर बी। तो सर आप सी भी कह सकते थे, तो दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगे वो लगा लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर डेप्रिसिएशन फिक्स होता है तो लगा लेना, लेकिन आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बोलो क्या डेप्रिसिएशन ज़्यादा जेन्युइन है फिक्स के लिए या सैलरी। आप कहोगे सैलरी, तो मैंने भी वही लिखा। क्वेश्चन नंबर 24, ख़त्म होने की कगार पे आ गए इतनी जल्दी। अब क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि स्टार्ट करना है क्वेश्चन मार्क से। आपके हाथ में असाइनमेंट है और आप उसको भरिए, मैं एक एक करके ऑप्शन भरता हूँ और देखता हूँ। कॉमन कॉस्टिंग इज द नेम गिवन टू अ कॉमन सिस्टम ऑफ अ कॉस्टिंग फॉलोड बाय नंबर ऑफ फर्म्स। अच्छा, मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहा है। कई फर्म हैं, बिरला सीमेंट, जेके सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, बांगुर सीमेंट, ये सब सीमेंट फर्म है। इनको सब हम बोलेंगे, कहेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। इस सीमेंट वाले ने कॉस्टिंग निकालने के लिए दूसरा मेथड यूज़ किया, इस सीमेंट इंडस्ट्री ने कॉस्टिंग के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ किया, इसने यूनिट कॉस्टिंग यूज़ किया, इसने कोई दूसरा मेथड यूज़ किया, इसने कोई दूसरा मेथड यूज़ किया। अरे भाई, आप एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप अगर अलग अलग मेथड्स यूज़ करोगे कॉस्टिंग के लिए तो सरकार के पास डेटा एक्चुअल में थोड़ा स्कैटर्ड मैनर में पहुंचेंगे। सरकार और अगर ये पूरे लोग यूनियन बनाकर प्राइस को फिक्स करना चाहें तो बवाल शुरू हो जाएगा। अगर ये लोग सारे मिल करके ये जानना चाहें मेरी कंपनी अच्छी या दूसरे की कंपनी अच्छी,
तो क्या कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए लोग एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म नहीं बनाते, एक फॉर्म, उसमें पूरा डेटाबेस, और ये लोग उसमें भरते हैं मेरा मटेरियल का इतना, लेबर का इतना, ओवरहेड का इतना, टोटल इतना, इसमें में से इतना माइनस, तो सबके फॉर्म आपस में मैच कराए जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरफॉर्म कंपैरिजन, यानी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम बनाया जाता है, यानी कि पूरी एक इंडस्ट्री में एक जैसा कॉस्टिंग का सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर सके, ताकि गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कर सके स्टैटिस्टिक्स के लिए, ताकि गवर्नमेंट ये जान सके कितनी सब्सिडी देनी है, या कितना इस कंपनी को प्रमोट करना है इंडस्ट्री को, या कितना हम इसमें से अपना कंट्रीब्यूशन हटाएं, या फिर कंपनियां आपस में ये डिसाइड कर सकती हैं कि हम लोग प्राइस कितनी मार्केट में फिक्स करें। अच्छा, मोनोपोली हट सकती है, या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की मोनोपोली बढ़ाई जा सकती है। बात समझ में आई? एक दूसरे से कंपैरिजन हो सकता है, मेरी कंपनी का एफिशिएंसी बढ़िया है, दूसरी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़िया है, हमारी इंडस्ट्री में इतने का ग्रोथ रेट चल रहा है तो मेरी कंपनी में इतने का ग्रोथ रेट चल रहा है। ढेर सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो अब आपको आंसर भी आ गया होगा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यस। क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशियल कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, बताया है लास्ट क्लास में। डिफरेंशियल कॉस्ट मीन्स डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। तो डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज योर आंसर। तो डिफरेंशियल कॉस्ट को कभी कभी हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 26, रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्पोरेरीली क्लोज्ड। अगर कोई फैक्ट्री क्लोज हो गई है और उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, तो बंद होने पर जो खर्चा होता है उसको हम शट डाउन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अगर कोई खर्चा मेरी फैक्ट्री के टेम्पोरेरीली बंद होने पर, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने बिजनेस को कुछ समय के लिए स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमें लॉस हो रहा होता है, तो क्या सर बंद करने से लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बिजनेस को बंद कर दें तो उसमें बुद्धिमानी है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी हम उस बिजनेस को चला करके लॉस लेंगे। सर आपकी बात समझ में नहीं आई। चलो एक बात बताओ, मेरे बिजनेस में इस समय नॉर्मली महीने का 5,000 का नुकसान हो रहा है। मैं बिजनेस को मैं कहता हूँ चलो 6 महीने के लिए बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया, अगले दिन से मेरे मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों खुला का खुला रह गया? क्योंकि मैंने देखा, मैंने तो सोचा ही नहीं कि मेरा रेंट जाएगा। महीने का तो 10,000 रेंट जाता है, 4,000 तो सैलरी जाती है मैनेजर की, 14,000 रुपये तो मेरे महीने में वैसे ही जाने हैं। अगर काम बंद करते हैं तो 14,000 का नुकसान, अगर काम चलाए रखते हैं तो 5,000 का नुकसान। बताओ फ़ायदा किस में? मैं यहाँ परमानेंट क्लोज डाउन की बात नहीं कर रहा, मैं टेम्पोरेरी क्लोज डाउन की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है कभी कभी बिजनेस को चलो चला रहे हैं तो 20,000 का नुकसान है, चला रहे हैं तो 14,000 का नुकसान है, 10,000 का रेंट और 4,000 का सैलरी है, 14,000 का। और अगर चला रहे हैं, बंद करो तो 14,000 जाएगा ही जाएगा, और अगर बिजनेस को कंटिन्यू करो तो 20,000 का नुकसान है। बिजनेस को चलाएंगे तो 20,000 का नुकसान है, बंद कर दो भैया, 14,000 का नुकसान मैं सह लूंगा, लेकिन 20,000 का नुकसान नहीं सहूंगा। 6 महीने के लिए बिजनेस को बंद कर दो, 4 महीने के लिए बिजनेस को बंद कर दो, टेम्पोरेरी शट डाउन कर दो। तो उस टेम्पोरेरी शट डाउन पीरियड में जो आप कॉस्ट बियर करते हो, दैट इज नोन एज शट डाउन कॉस्ट। इज इट क्लियर? Last question might be, this is our last question, not lost question, last question। फिर क्वेश्चन मार्क और आगे क्वेश्चन दिया, यानी फिल इन द ब्लैंक पहले रखना है, तो हम आंसर को पहले पिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को। फलाना इज द कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन एंड द लूजिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू कैरी आउट अदर कोर्स ऑफ एक्शन। आपको आंसर आ गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि लास्ट क्लास में लास्ट में हमने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बताई थी। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने कहा था the value of a benefit foregone in favor of an alternative course of action, the value of a benefit foregone in favor of an alternative course of action। तो याद आया होगा आपको, आपका जवाब क्या है? दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जरा उस डेफिनेशन को देखो और इस क्वेश्चन को देखें, आंसर इज सेम, द आंसर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए हो गया 27-28 क्वेश्चन, भाई कम थोड़ी होते हैं, करो नहीं इन 27-28 को, एक बार देखो कहाँ दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो एक काम करो, आप लोग फिर से एक बार फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको डील करेंगे वो हम लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और हम कहाँ तक, हो सकते हैं 12 या 15 क्वेश्चन हो, 20 से 25 मिनट की क्लास होगी हार्डली। यू कैन जज योर सेल्फ दैट at which stage you are। Thank you बच्चों, thanks a lot।